हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, ये इसका जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आने वाला यानी एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो सितंबर में 23 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और क्योंकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, छेमेंद की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से जो छेमेंद का रचना कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा वृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये सेल्यूकस निकोटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकोटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकोटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? कहता है किस गुप्त शासक को जो है लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में जो हस्ती सेना यानी हाथी सेना का प्रधान होता था उसको क्या कहता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापीलुपति। क्या कहता है? महापीलुपति। क्या कहता था? महापीलुपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन महिला संत थी? यानी निम्नलिखित में जो है कौन महिला संत थी? तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी था। यानी मीरा भी थी, अंडाल भी थे और कड़ाकल भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत जो है ये अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक जो है मौर्य वंश का जो है तीसरा शासक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक था। पहला शासक गया यानी संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा क्या आ गया? बिंदुसार। बिंदुसार जो है अशोक का पिता हो गया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक का दादा हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? यानी समुद्रगुप्त जो है भारतीय शासक है तो उसका तुलना जो किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक जो था ये था चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसी श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक के जो है श्रवणबेलगोला नाम स्थान पे जो है ये जो है अपना शरीर को त्याग दिए थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म को मानने वाला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल को देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ये वृद्धरथ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान को ये कहा जाता था पन्याध्यक्ष कहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को, अगला सवाल है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है कहाँ पे स्थित था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उड़ीसा में था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? यानी मौर्य प्रशासन जो समाहर्ता कौन होता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के कर संग्रह अधिकारी को जो है समाहर्ता कहता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? मौर्य काल में जो ब्रह्मदेव क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ये भूमिदान को जो ब्रह्मदेव कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का जो व्यक्तिगत जो है धर्म था वो क्या था? तो वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कहा जाता था इससे पहले जो बौद्ध धर्म से पहले जो अशोक जो है शैव धर्म का उपासक था। कौन धर्म का उपासक था? शैव धर्म का उपासक था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो है यानी वो जो है बौद्ध धर्म को जो ग्रहण कर लिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सिंघल द्वीप। जिस सिंघल द्वीप किसको कहा जाता है? ये श्रीलंका को जो सिंघल द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका को ही सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता है। यदि श्रीलंका भी रहता तो उसको मार देना था, ठीक है। तो सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कौन शासक था? तीसरा शासक था। अगला सवाल है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के जो प्रभाव में आकर जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजगिरी के नगर वधु का क्या नाम था? राजगिरी का जो है नगर वधु का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा सालवती था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? कहता है यह कथन किसने कहा था कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कौटिल्य ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कौटिल्य जो है चाणक्य का क्या था? ये चाणक्य का अन्य नाम है ना? चाणक्य का अन्य नाम है और इसी का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है। क्या है? विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त है। ये विष्णुगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री और गुरु था। अगला सवाल देखते हैं, मौर्य काल के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? मौर्य काल के काल में जो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो ये कलिंग की राजधानी तोसली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन करके जो वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइनिंग करने के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में जो है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ से जो क्लिक करके जो टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट जो कहाँ का वासी था? ये था पटना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? कहता था द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहयुगीन नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोग्जा कोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकोटर के राजदूत के रूप में जो है पाटलिपुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान जो है किस शासक के काल यानी काल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य के शासनकाल में। यह विक्रमादित्य क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम क्या है? विक्रमादित्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? कहता है किस अभिलेख में जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरन अभिलेख में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? कहता है बाणभट्ट की रचना जो कादम्बरी है उसमें जो किस शासक का जो वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? कहता है गुप्त संवत जो है किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 1919-20 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं,
पंचतंत्र की रचना किसने किया था? पंचतंत्र की रचना जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? कहता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल को जो भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में जो टोटल 8 प्रकार का विवाह का वर्णन है। मनुस्मृति में भी जो टोटल 8 प्रकार का जो विवाह का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की रचना है, ठीक है, कौटिल्य की रचना है, ठीक है। इसका जो रचना कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब किया गया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी निम्नलिखित में से जो कौन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री था। ह्वेनसांग क्या है? चीनी यात्री था जो नालंदा विद्यालय में जो अध्ययन किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्के पे जो है वीणा बजाते हुए चित्र जो अंकित किया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त यानी भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। कहता उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अभिलेख में जो है किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खरोष्टी लिपि का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? कहता है अशोक के अभी तक जो है कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44, यानी 44 अभिलेख जो है अभी तक प्राप्त हुए हैं अशोक का, ठीक। यानी लेख लिखने का जो है शुरुआत जो है अशोक के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये श्रीलंका में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? जीवक जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का छात्र था। ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से जो है वैद्य की शिक्षा प्राप्त की थी। ये तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में चले गया। कहाँ पे चले गया है? पाकिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो वैद्य था वो कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राजगिरी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। राजगिरी कहाँ पे? ये बिहार में। कहाँ पे है? ये बिहार में है, ठीक है, जिसको राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक जो किस रूप में जो ख्याति प्राप्त थे? तो ये है वैद्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 47 नंबर सवाल, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यानी प्राचीन जो अंगराज के नाम से जाना जाता था, जो महाभारत काल में जो अंग का राजा क्या था? कर्ण था। तो वो अंगराज जो है अभी वर्तमान के बिहार के कौन सा जिला कहता है? तो ये कहा जाता है भागलपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंबिसार का संबंध किस धर्म से था? तो बिंबिसार का संबंध जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक ही जो क्या है? बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। अगला सवाल है, जरासंध का संबंध किस धर्म से है? वंश से। जरासंध जो है ये वृद्धरथ वंश का जो है शासक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधार राज्य में स्थित था। अभी जो है वर्तमान पाकिस्तान में चले गया है। अगला सवाल है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? यानी सेल्यूकस निकोटर यानी क्या कहते हैं, ये सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकोटर, अपनी पुत्री का विवाह जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विवाह के उपरांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकोटर को जो है 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी? 500 हाथी उपहार में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं।
धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में स्थित है? तो धर्म विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो है किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य का ही अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, विक्रमादित्य का ही अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा था? तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी जो है ये राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन है? मगध का जो प्राचीनतम राजवंश कौन है? ये हो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन है? तो ये है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को कौन सा राजा जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। उदयन ने ही जो है यानी मौर्य वंश का शासक है जो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो पाटलिपुत्र के जो नगर है अभी वर्तमान इसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पे किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? यानी प्राचीन काल में जो है 16वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है तो 16 महाजनपद था। तो 16 महाजनपदों में जो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो कहता है स्थूल यानी रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग जो है किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? कहता है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य जो है भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान में जो अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और बाद में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है आचार्य भी रहे थे। ठीक है, आचार्य के रूप में भी कार्य किए थे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये था मगध में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक संवत की शुरुआत जो है ये 78 ईस्वी से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी जो है झपा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था टोटल 65 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। इससे पहले हम लोगों ने यानी 1000 प्रश्नों का सीरीज चलाया था, उसका भी वीडियो जो है उसका प्ले लिस्ट बना के दे दिया गया है। वहाँ पे जो है इससे पहले वाला वीडियो को जो आराम से देख सकते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट का भी वीडियो जो है अपलोड है, वहाँ पे भी जो इसको टेलीग्राम पे डाल दी क्या कहते हैं प्ले लिस्ट बना के डाल दिया गया है। वहाँ से जो है जाके कृपया देख लीजिए। और निवेदन है कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।